नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्या से प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। ये प्रश्नावली पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अभी अभी आप क्लास 10वीं में आए हैं, बहुत ही बधाई। हमारा ये पहला चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। इसको पढ़ने में इतना मज़ा आता है कि सोचते हैं कि बार बार मैं बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जो कि बेहद आसान है। जैसे एनसीईआरटी में जो प्रश्नावली 1.2 में जो भी लिखा हुआ है, मैंने इसे प्रिंट आउट करा लिया एक जगह। तो जो सवाल यहाँ आप देख रहे हैं वही सवाल यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं यहाँ इस चीज़ को रख रहा हूँ और अभी मैं इसको बनाऊँगा। देखिए दोस्तों, जिन बच्चे को मेरे से लाइव पढ़ना है, यानी कि व्हाट्सएप पर वो मैसेज करेंगे या फिर कॉल करेंगे और पूछेंगे कि लाइव कैसे पढ़ाते हैं, आप पढ़ना है तो आप इस पर मैसेज करिए। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लास 10th या 11th 12th साइंस मैथ जो भी आपको पढ़ना है, मेरे से लाइव पढ़ना है, आपका जो भी डाउट है वो पूछना है, तो इस पर आप मैसेज करें, मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर को समझते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याएं में जैसे 140, 156, 3825 ये सब संख्याएं दिए गए हैं। इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका एकदम पहला क्लास है, आज कुछ नहीं जानते हैं वास्तविक संख्या में भी, तो आप इस वीडियो को देखिए और साथ में कॉपी किताब निकाल कर अपना नोट्स बनाइए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब तक लिखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 11, 13 और भी होते हैं। तो अभाज्य संख्या यही क्यों होता है? अभाज्य संख्या का नियम होता है कि ऐसी संख्या जो अलग अलग 2 संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे 2 अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि 2 जो है ना वो 2 से विभाजित तो हो जाएगा ना जी। और 2 किससे विभाजित हो सकता है? 1 से हो सकता है 2 बार में। तो आपने देखा कि 2 से ये विभाजित हो रहा है और 1 से विभाजित हो रहा है, दोनों अलग अलग संख्या है, इससे ये विभाजित हो रहा है। 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ 1 ही से ये विभाजित होगा। ठीक है, सिर्फ 1 ही संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 3 इसलिए है क्योंकि 3 1 से भी विभाजित होता है और दूसरा खुद की संख्या यानी कि 3 से ये विभाजित होता है। समझ में आ गया? तो जिसका 2 गुणनखंड होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 11 1 से और 11 से ही विभाजित होगा। दूसरा आप सोचेंगे कि 11 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 10 से विभाजित हो जाए, तो ऐसा नहीं है। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सब जो संख्या है ये एक अभाज्य संख्या है। ये 1 से और खुद की संख्या से ही सिर्फ विभाजित होता है, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यही हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ हम हेडिंग लगाते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर सवाल को कैसे बनाया जाए, अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाए। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके आखिरी में 0 है। अगर 2 रहता यहाँ 4, 6,
8, तो ये 2 से विभाजित हो जाती। तो ये 2 से आराम से 2 सत्ते 14 विभाजित हो गया, और इधर 35 हो जाएगा ना। 2 तिया 6, 1 बचा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचा, 10 हो गया, 2 पचे 10। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। 5 एक अभाज्य संख्या, उससे विभाजित इसलिए होगा क्योंकि इसके अंतिम में 5 है। अगर शून्य भी रहता तो भी 5 से विभाजित होता। 7 एक अभाज्य संख्या है, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये लास्ट में अगर 1 आ जाता है तो समझ लीजिए कि अब इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो 140 के बराबर हम क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 का मतलब क्या होता है? अगर आप आपस में इसको गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 पचे 20, 20 से 7 में गुना करेंगे 140 आ गया कि नहीं? तो बस इसको क्या करना था? खोलना था, अभाज्य गुणनखंड में खोलना था। ठीक है, अब देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 2 करेंगे, 5 गुना 7। अब देखिए यहाँ पर 2, 5, 7 क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है, और इसी अभाज्य संख्या का क्या हो रहा है? यहाँ पर गुणनखंड हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर व्यक्त करना था। कितना आसान था बताइए? था ना आसान? हमने 2 से किया इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, बस हो गया, उसके बराबर कर दिए, हो गया। यही करना था दोस्तों। और ऐसा सवाल हमारे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। इसमें कह रहा है 156। 156 को कैसे किया जाए? तो आखिरी में 6 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 अभी भी बचा हुआ है, 16 हो गया। 8 बार में 16, 2 तिया 6। ठीक है, अभी भी 1 बचा हुआ है, 18 हो गया। 9 बार में 18। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो अब 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या, यानी कि सिर्फ 13 से ही विभाजित होगा। 2, 4, 6, 8 से विभाजित नहीं होने वाला है ये, तो 13 से ही सिर्फ ये विभाजित होगा। अब लास्ट में आ गया है 1, तो अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 156 के बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो डायरेक्ट लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, इस तरह से हमारा कंप्लीटेड हो जाता है। ऐसे ही करना था और कुछ चीज़ नहीं है। तीसरा नंबर में देखिए 3825 है। अब इधर जगह नहीं है तो हम दूसरा पेज में करेंगे। देखिए ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके आखिरी में 5 है। ये 5 से हो जाएगा, लेकिन उसके पहले एक और 3 आता है। 3 से क्या ये विभाजित होगा? कैसे पता चलेगा? तो 3 से विभाजिता का नियम कहता है ना कि इतना बड़ा संख्या है, चेक कैसे होगा देखिएगा। हम ये क्या करेंगे ना, सबको जोड़ देंगे आपस में। क्या करेंगे? 3, 8, 2, 5 को आपस में जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? जोड़िए, 10 हो जाएगा ना। ये 13 और 5 18। जोड़ने के बाद क्या आया? 18 आया। क्या आया दोस्तों? 18 आया। तो नियम कहता है 3 से विभाजिता का कि जोड़ने के बाद जितना आया, अगर वो 3 से विभाजित हो जा रहा है तो ये जो संख्या है वो पक्का 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचा है, यानी कि अब ये 22 हो गया। 3 सत्ते 21, अभी भी 1 बचा हुआ है, इधर 15 हो गया। 3 पचे 15। क्या अब होगा ये 3 से विभाजित? चेक करते हैं। 3 और 7 10 हो गया, 15। 15 3 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब अभी भी हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 15 हो गया। 3 पचे 15। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा, 6 क्योंकि 5 11 हो जाता है ना। 11 3 से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए ये 5 से करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है दोस्तों, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं था। 5 8 40, 42 में से 40 घटाएंगे तो 2 बचा हुआ, अभी यानी कि 25 हो गया। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे बच्चा जैसा ऐसा कर लीजिए। हम ये शॉर्टकट कर रहे थे,
ऐसे कर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बचा 25, ऐसे कर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। समझ में आ रहा ना? तो 85 आ गया। अब 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 3 बचा हुआ है, 35 है 7 बार में। 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सब चीज़? तो 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 17 1 बार है, ठीक है। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 2 बार, 17 1 बार है। इसी तरह से था चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर में 5005 कह रहा है। ये 3 से नहीं होगा क्योंकि जोड़ने के बाद 10 आ रहा है, 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है, इसलिए नहीं होगा। 5 से होगा। अब ये 5 से नहीं होगा, क्या ये 7 से होगा? इधर बच्चा ऐसा करके देखेंगे। 7 एकम 7, 7 चौके 28, हाँ ये हो गया। 7 से हो गया दोस्तों। अब ये 7 से नहीं होगा, 11 से होगा। 11 एकम 11, 14 में से 11 घटाएंगे तो 3 बचा हुआ है, 33 हो गया 3 बार में। 13 एक अभाज्य संख्या, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 करेंगे। समझ में आ गया? अगला देखिए 5वां नंबर। इसमें कहता है 7 4 2 9। ये सवाल कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा कठिनाई क्या है बताते हैं हम आपको। 7 4 2 9 है ना, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। आप करते जाएंगे देखें कि लास्ट में ये 17 तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक पहुंच जाएगा? 17 तक। ये हमको इसलिए पता है क्योंकि हम प्रैक्टिस किए हैं। तो 17 से करेंगे इसको विभाजित, 4 बार में करते हैं। समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? हाँ 7 119 आ गया, हो गया। 17 से ये विभाजित हो गया 437 बार में, ठीक है। 17 से ये विभाजित हुआ 437 बार में। अब 17 के ऊपर ही जाना होगा। 17 ये से ये विभाजित अब नहीं होगा। अब हम 19 से करके देखेंगे। 2 बार में 38 हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो 5 9 27, हाँ तो ये हो गया इस तरह से। 23 बार में ख़त्म कहानी। 23 एक अभाज्य संख्या है, वो खुद से ही विभाजित हो जाएगा एक बार में। तो आपने क्या देखा? 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। बस यही करना था और कुछ नहीं था। अब अगला सवाल देखिए। अब दूसरा नंबर में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM है। पूर्णांक को, यानी कि नीचे जो 26 91 आप देख रहे हैं, 336 54 देख रहे हैं, ये सब पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक, ठीक है। आप एक कॉपी में हम आपको एक जगह आपको दिखा रहे हैं, आप लिखिए साथ में पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक उसको कहा जाता है माइनस इन्फिनाइट, यानी कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट वाले संख्या। जैसे माइनस में अपना -1 करोड़ या -1000 या -10,000, -556, ठीक है। -2 जैसे शून्य हो गया। इसी तरह से प्लस वाले संख्या 1 2 3 या +1 करोड़, +1000, +556, ये सब जो संख्या है इसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसको नहीं कहते हैं? पूर्णांक 1/2 हो गया, 5/10 हो गया, 1/7 हो गया, इसको पूर्णांक नहीं कहा जाता है।
बटे के शकल का जो भी लगे उसको पूर्णांक नहीं कहते हैं। तो क्या 2/1 पूर्णांक नहीं है? है दोस्तों। इसके नीचे 1 है, चलेगा, पूर्णांक होगा। समझ में आ गया? यानी कि 1/2 5/10 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब हल कर देंगे तो ये 2 तो नहीं आएगा ना, मतलब दशमलव में नहीं आना चाहिए। दशमलव मतलब जैसे 1.1, 2.2, 5.7 ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 1 के बाद छलांग डायरेक्ट 2.0, 3.0, आगे समझ में? यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक। -556, -1000, -10,000, ये सब को पूर्णांक कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि 26 है, सिर्फ 26 है। ऐसा तो नहीं है कि 26/2 है या फिर 26.1 है। तो ये सब हमारा क्या है? पूर्णांक है। चलिए, समझ में आ गया होगा पूर्णांक। अब कह रहा है क्या कि नीचे जो है ना पूर्णांक को दिए गए हैं, ये 2 तरह का क्या है? पूर्णांक है। इस पूर्णांक का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमें ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान होता है ज्ञात करना, ये हम आपको अभी तुरंत समझाएंगे। ज्ञात करने के बाद एक और काम करना है कि इसकी जांच कीजिए। क्या? कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो दिए गए 2 संख्याएं हैं इसको आपस में गुना करिए, और इसी संख्या का जो आप अभी निकालेंगे HCF और LCM, उसी HCF LCM को भी गुना करिए। देखिए कि क्या ये दोनों को गुना करने के बाद, ये भी दोनों को गुना करने के बाद आपस में बराबर हो रहा है। अगर बराबर होता है तो बिल्कुल आपका 100% आंसर सही है। बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी थ्योरी समझे, अब प्रैक्टिकली करते हैं, सवालों को बनाते हैं। ठीक है? तो दूसरा नंबर का पहला में कहता है कि 26 और 91, इसका पहले हमको क्या करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है। कैसे होता है? अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि बनाए थे, समझे थे, उसी विधि से यहाँ पर हल करेंगे। तो 26 और 91 को पारा पारी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से करेंगे तो ये 13 आ गया, काम खत्म। 91 का 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से होगा, डायरेक्ट 7 से। 7 एकम 7, अब 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 21 हो गया। 7 तिया 21, 13 ही से ये विभाजित होगा। तो 26 के जगह पर क्या लिखा जा सकता है? 2 गुना 13, और 91 के जगह पर 7 गुना 13। HCF कैसे निकाला जाता है? ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। HCF कहता है कि दोनों संख्याओं पर ध्यान दें, अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है। आप देखिए कि ऊपर और नीचे ऐसी कौन सी संख्या जो ऊपर और नीचे यानी कि दोनों संख्याओं में शामिल है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है यानी कि दोनों में शामिल है। तो वो साफ साफ हमको यहाँ दिख रहा है 13। 13 इसके अंदर 26 के अंदर भी है और 91 के अंदर भी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 13 हमारा अभाज्य ये HCF हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ 13 की अभी घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आगे जब बनाएंगे तो आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि 13 की घात 2 रहेगी, 13 की घात 5 रहेगी, तब कौन सा लेंगे वो देखा जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर 13 की घात 1 है, 1 है, तो हम लोग HCF में ले लिए। 2 ऊपर था तो नीचे नहीं है, 7 नीचे है तो 7 ऊपर नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं लिया गया है HCF में। अब LCM में क्या होता है? LCM में HCF से एकदम विपरीत काम होता है। जो आपने छोड़ दिया था संख्या HCF में, वो अब LCM में आपको ले लेना है, यानी कि 2 ले लेना है आराम से, 7 भी ले लेना है और 13 भी ले लेना है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ 13 यानी कि एक ही 13 लेंगे और बस आपस में गुना कर दीजिए, 14 गुना 13 कर दीजिए, ये आपका LCM आ जाएगा। ठीक है,
समझ में आ गया। HCF LCM निकालना सीख गए? नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चन बनाएंगे, आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। ठीक है, HCF LCM हो गया, क्लियर है सब चीज़। अब क्या करना है, यही नहीं रुकना है, साथ में जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल। एक बात बता देते हैं आपको कि ये फार्मूला होता है दोस्तों, अपने दिमाग में अटा के रखिएगा। NCERT बुक में आप पेज पलटेंगे ना तो आपको यहाँ दिखेगा क्या कि दो संख्याओं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो संख्याओं का बात किया जा रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है, ऐसे भी ये फार्मूला है आपको। ठीक है, यहाँ दे दिया है बुक वाला। अब दो संख्या जो है ना दिया गया है 26 और 91, 26 और 91 के बीच में गुणनफल करना है। ठीक है, और इसी संख्याएं का हम निकाले हैं HCF 13 और LCM निकाले हैं क्या 182। इसको आपस में गुना करना है। गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 से गुना करेंगे 26 छप जाएगा, 9 छक्के 54, 5 हाथ में है अभी भी, 9 दूनी के 18, 18 और 5 होता है 23। क्या होता है 23, जोड़िए अब 23 66 आ गया, 23 66। अब इसको भी इधर जोड़ेंगे, 182 गुना 13, 3 दूनी के 6, 8 तिया 24, 2 हाथ में अभी भी है, 3 एकम और 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो ये 182 छपा जाएगा। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है सब चीज़। अब जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा, इधर भी 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। देखिए इधर आ गया ना 23 6 6, इधर भी है। देखिए बिल्कुल ये बराबर होता है। अगर ये आपका बराबर नहीं ना आएगा तो समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा आंसर यानी कि पूरा सत्यानाश हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया, 0 नंबर मिल जाएगा। फिर अगर यहाँ बराबर नहीं आया, अगर आपका आंसर चेक करने आपको, तो आप क्या करिए, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF इंटू LCM जाँच करके दिखाइए। आपको ज़्यादातर पूछेगा क्या कि दो संख्याएं दिया जाएगा, उसका HCF LCM सिर्फ पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए अपना आंसर चेक करना है तो इस माध्यम से आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, अगर यहाँ बराबर आ गया तो समझ लीजिए 100% आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ गड़बड़ हो गया ना तो समझ लीजिए 0 नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं यहाँ पर दूसरा का दूसरा, इसमें कहता है कि 510 और ये क्या है, और का चिन्ह है 92। ठीक है, दोनों को अभाज्य गुणन विधि से करेंगे, 2 से करेंगे तो ये 255 हो जाएगा, यानी कि जस्ट इसका आधा। ठीक है ना, अब ये 7 5 12 यानी कि 3 से ये विभाजित हो जाएगा दोस्तों। 8 बार में 24, 5 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 17 एक अभाज्य संख्या, कितना आसानी से मैंने बना दिया। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 92 को करते हैं। 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा हुआ इधर, 6 के 12, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6। समझ में आ रहा है ना। अब 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, तो उसी से 23 से ही विभाजित होगा। क्लियर है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखेंगे 2 की घात 2 गुना 23। आसान है, समझ में आ रहा है, सब चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है। हमारा पहला काम है HCF निकालना। HCF में क्या होता है कि दोनों संख्याओं के अंदर वो चीज़ होना चाहिए, जैसे 2 और 2 यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन 23 कहीं भी ऊपर नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमको 2 और 2 दिख रहा है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है। किसे लिया जाए HCF में, याद रहे हमेशा जिसकी कम घात होगी उसे हम HCF में लेंगे। क्लियर है सब चीज़, जिसकी कम घात होगी
उसे HCF में लिया जाएगा। बस यही चीज़ है, यही हमारा सिर्फ HCF है। और LCM में जस्ट विपरीत काम करेंगे, जिसकी ज़्यादा घात होगी यानी कि 2 की घात 2 उसे लेंगे, और बाकी के जो संख्या हम लोग छोड़ दिए थे जो HCF में नहीं लिए थे वो सारा का सारा संख्या LCM में ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको सबको गुना कर दीजिए और LCM प्राप्त करिए। 2 की घात 2 मतलब 4, 4 तिया 12, 12 से 5 में गुना करेंगे तो 60, 60 गुना 17 गुना 23 करिए और LCM प्राप्त करिए। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। 60 गुना 17 क्या होता है? इसको गुना करिए तो 1020 आया। अब 23 से इसमें गुना करते हैं। चार 23 4 60। ठीक है, दिख गया? तो LCM प्राप्त हो चुका है। अब क्या करना है, हमको जांच करना है दोस्तों। जांच क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर LCM गुना HCF होता है। इसे जांच करके दिखलाइए। दो संख्याएं दिए गए हैं 510 और 92, इसको आपस में गुना करिए और जो LCM प्राप्त हुआ है 23,460 और HCF है 2। इन दोनों को आपस में गुना करके देखिए क्या बराबर आ रहे हैं। 510 गुना 92 करेंगे 0,9,9,5,45 46,920। इधर भी उतना आना चाहिए, इधर कर देते हैं 23,460 गुना 2। ठीक है, 12 1 8 9 3 6 4। देखिए ये दोनों बराबर है ना, 46,920 इधर भी बराबर आ गया। कहानी ख़त्म हुआ। हम लोग जांच किए, देखे कि हाँ बिल्कुल बराबर आ रहा है सफलतापूर्वक। आगे देखते हैं। अगला सवाल है 336 और 54। दूसरा का तीसरा में 336 और 54, इसका HCF LCM हमें ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं 336 का, 2 से करेंगे 2 एकम और यहाँ 13 हो गया, 6 के 12, अब ये 16 हो गया, 8 बार में 16। तीन सते 21। 2 कितनी बार है? 4 बार। तो 2 की घात 4 गुना 3 गुना 7। 54 का करते हैं। तीन बार है। ठीक है, यानी कि 2 गुना 3 3 बार है। पहला हम HCF निकालेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ कि 2 ऊपर नीचे है, इधर भी 3 और 3 ऊपर नीचे है। अब जैसा कि हम बताए थे आपको, HCF में जिसकी कम घात होती है उसे लेते हैं, यानी कि 2 की घात 1 को ले लेंगे। और इसी तरह से 3 3 भी है ऊपर नीचे, तो 3 की घात 1 को लेंगे। इसको आपस में गुना करेंगे, सिंपल 6 हमारा क्या हो जाएगा? HCF। LCM में क्या करना है? इसका जस्ट विपरीत काम करना है, यानी कि 2 की घात 4 को लेना है और यहाँ पर 3 की घात 3 को लेंगे, बाकी जो बचा है 7 उसको भी ले लेंगे, गुना कर देंगे। 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है जानते हैं? 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, यानी कि 2 की 4 मतलब 16 और 3 की घात 3 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27। बस आपस में गुना करिए, LCM प्राप्त कर लीजिए। 16 गुना 27 42 इधर हो गया।
एक बचा हुआ है हाथ में, तो ये अपना हो गया 4 3 इधर, इसको गुना करते हैं तो 432 आता है। 432 गुना 7 करिए, 7 दूनी के 14, 7 या 21, 2 बचा हुआ इधर, 7 चौके 28, ये हमारा आ गया 3024। ठीक है, एलसीएम आ गया 3024। तो अब हमें इसमें जांच भी करना है। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, ये जो सवाल है 336 और 54, आपस में गुना करके देखेंगे। एलसीएम है 3024 गुना 6। चलिए इधर ही कहीं रफ में कर लेते हैं। ठीक है, 336 गुना 54 होता है क्या, 6 चौके 24, 2 बचा, 4 तिया 12, 14 हो जाएगा, 12 और 13 हो जाएगा इधर। ठीक है, 5 छक्के 30, 3 हाथ में है, 5 तिया 15, 18 हो जाएगा, एक बचा हुआ है अभी भी 15, इधर 16 हो जाएगा। इतना हो गया। 1 8 1 4 4, इधर भी वही आएगा, 100% बता रहे हैं। 3024 गुना 6, 6 चौके 24, 12 14, 1 हो गया 18। देखिए आ गया ना। इस तरह से ये हमारा जांच सफलतापूर्ण आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल में कह रहा है, तीसरा नंबर में, अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्या है, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। अभाज्य गुणन खंडन विधि कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है। अभी तक हम जितना भी सवाल बनाते आ रहे हैं वही तो विधि है। यानी कि ये जो अभाज्य गुणन खंडन विधि है ना, वो यही है दोस्तों। इसी विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले 2 सवाल था, 2 तरह का संख्या था, यहाँ पर 3 तरह का अब संख्या है। तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये और ज़्यादा आसान है। देखिए कैसे आसान है, समझाते हैं। तीसरा का पहला नंबर में 12 15 और 21 है। ठीक है, कैसे है आसान। पहले हम 12 को अभाज्य गुणनखंडन विधि से बनाते हैं। 2 चौके 12, काम खत्म हो गया 12 का। अगला 15 का करते हैं। 3 पचे 15, 21 का, 3 सते 21, काम खत्म हो गया। कितना जल्दी, देखिए। तो 12 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 यानी कि 2 की घात 2 गुना 3, और इधर 3 गुना 5, 3 गुना 7। समझ में आ गया। आप क्या देख रहे हैं, एकदम क्लियरली देख रहे हैं कि जो 3 है वो तीनों के अंदर शामिल है, उभयनिष्ठ है। तो यही हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा। और जैसा कि हम एलसीएम भी आपको बताए थे कि 3 तो होगा ही, साथ में जितने भी संख्या छूटे हुए थे जो आपने एचसीएफ में नहीं लिया था, वो सारे के सारे संख्या को लेकर के गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 की घात 2, 5 गुना 7, सारे को लेके देखिए कैसे। इसका मतलब 4 हो गया। 4 तिया 12, 12 से 5 में गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 है गुना 7, 420। 7 6 42 होता है ना जी, 420 आ गया ना। बस हो गया, काम खत्म। यही तो करना था, इसमें आपको जांच नहीं करना है, बस एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना था। दूसरा नंबर देखते हैं इसका में, 17 23 29। देखिए ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या है दोस्तों, यानी कि 2 ही संख्या से ये विभाजित होता है, खुद 1 से और 17 से, 1 से और 23 से, 1 से 29 से। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो इसका मतलब 1 गुना 17 लिखेंगे सिर्फ, और कुछ हो ही नहीं सकता है। 1 गुना 23
1 गुना 29। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तीनों अभाज्य संख्या है, इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 तीनों के अंदर है, तो इसी तरह से HCF हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और LCM 1 तो होगा ही, साथ में जितने भी संख्याएं छूटे हुए हैं 17, 23, 29, ये भी संलिप्त हो जाएंगे और आपस में गुना होंगे। ये तीनों चारों को गुना कर दीजिए, काम खत्म करिए। तो पहले हम 17 से 23 में गुना करते हैं। 7 तिया 21, इधर 51 हो गया। 7 दूनी के 14, 1 बचा हुआ है। ये अपना गुना करने के बाद 391 हो गया। गुना 29 करेंगे, एलसीएम प्राप्त कर लेंगे। 9 एक कम, 9 से 9 में गुना करेंगे 81, 9 तिया 27, ठीक है। 27 और 8 हो जाएगा कितना? 27 और 8 35 हो जाएगा। 2 से 1 में गुना करेंगे 2, 18, 1 बचा हुआ है। 3 दूनी के 6, 7, 8 5 13, 10 11, यानी कि 11,300। ठीक है, हो गया प्राप्त। अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या कहता है? तीसरा नंबर में कहता है कि 8 9 25, 8 9 25। आठ का गेम खत्म, 9 का भी गेम खत्म, 25 का भी गेम खत्म। कुछ समझ में आया दोस्तों? कितना इजी है। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 की घात 3 बार। 9 की जगह पर 3 की घात 2, 25 की जगह पर 5 की घात 2। अब आप देख रहे हैं कि तीनों में कोई भी एक जैसा समान उभयनिष्ठ संख्या है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, तो कम से कम HCF में तो 1 होता ही है। समझ में आया? यानी कि 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, तो मतलब तीनों ही अलग अलग है। तो 1 लेकिन कम से कम तो होगा ही, क्योंकि 1 सारे में उपलब्ध होते हैं। और LCM में क्या हो जाएगा? 1 गुना तो होगा ही, साथ में जितने भी हैं। यानी कि इसको आप क्या बोलोगे? 8, इसको 9, इसको 25, सारे को गुना कर दो, प्राप्त कर लो LCM। 72 हो जाएगा। गुना करने के बाद 72 गुना 25 करिए और प्राप्त करिए और गुणगान गाइए। 5 दूनी के 10, 35, 36 हो गया इधर। 2 दूनी के 4, 14, 10, 1800 आ गया। आगे सवालों को देखते हैं। चौथा नंबर की ओर चलते हैं। अब चौथा नंबर में कह रहा है कि HCF ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर 2 संख्या था ना, उसी तरह से ये 2 संख्याओं का HCF बना बनाया आपको रेडीमेड दे दिया है कि ये 2 संख्या का HCF 9 है। नहीं है समझ में? समझिए बात को। जैसे ऐसे समझिए, दूसरा नंबर का आप बनाए थे ना सवाल, तो यहाँ 2 संख्या था, आपको बोल रहा था HCF निकालो, LCM निकालो। तो यहाँ पर आपको बना बनाया, यानी कि दोनों संख्याओं का HCF 9 दे दिया गया है एकदम आराम से, और बोल रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए। क्या आप LCM ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, हम चाहें तो वैसे भी बनाकर LCM ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इतना दिमाग क्यों लगाना है जब हम जान रहे हैं कि यहाँ पर 2 संख्या है। क्या है? 2 संख्या है, और कहता है फॉर्मूला कि 2 संख्याओं का गुणनफल होता क्या है? HCF गुना LCM होता है।
तो हम ये फार्मूला का मदद लेंगे। बोल रहा है 306 और 657 का जो HCF है, ध्यान से समझिए, इसका जो HCF है वो 9 दिया गया है, LCM का पता नहीं है और ये निकाला जा सकता है ये फार्मूला के द्वारा। दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM होता है। दो संख्याएं का गुणनफल यानी कि 306 गुना 657, HCF दिया गया है 9, LCM पता नहीं है, तो मात्र एक ही चीज़ नहीं पता है तो उसको निकालना बेहद आसान है। उसको आप अकेला कर दीजिए। जो चीज़ आपको निकालना है यानी कि ये निकालना है, इसको अकेला कर दीजिए। अकेला कैसे होगा? जब ये 9 इसके पास नहीं रहेगा तभी अकेला होगा। तो 9 को कहाँ भेजेंगे? यानी कि इक्वल टू के उस तरफ, यानी कि नदी के उस तरफ भेजेंगे। ये गुना में है, उधर जाएगा तो विपरीत हो जाएगा। विपरीत मतलब गुना का विपरीत होता है विभाजन। गुना का मतलब विपरीत विभाजित होता है, विभाजन होता है। तो 9 नीचे चला जाएगा, यानी कि 9 जैसे ये ऊपर था, उधर जाने के बाद नीचे चला जाएगा। समझ में आ गया? विभाजित अब करेगा तो इसको चलिए विभाजित करते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम और 3 दूनी के 6। अभी भी ये 3 से विभाजित होगा। 3 तिया 9, 1 बचा हुआ है, 12 हो गया। 3 चौके 12 और इधर सिर्फ LCM बचेगा। ठीक है, 9 उधर जाके नीचे चला गया था। अब आप क्या करिए, 34 गुना 657 करिए और LCM के बराबर प्राप्त कर लीजिए। इसको गुना कर लेते हैं दोस्तों। कहाँ गुना करें? छः 657 गुना 34, चौके 28, 20, चौके 24, 26, 21, 2 बचा हुआ है, 15, 17, 1 बचा हुआ है, 18, 19, 7, 6, 13, 9, 2, 11, 12, ये इतना आ गया। LCM क्या आया? 22,338, इतना आ गया। ये हमारा LCM हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है 5वां नंबर में कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्या तिगड़मबाजी बतिया रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है ना कि देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जानते हैं? प्राकृतिक संख्या कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्या कभी भी 1 से शुरू होता है। जैसे हमारा सही एकदम उदाहरण क्या है? हाथ। हाथ का जो अंगुली है आप कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे ही ना गिनते हैं। जो वास्तव में मौजूद है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। क्या बोलते हैं? 2 पेन है जी। ये क्या है? 2 पेन है। इसी को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 ऐसे जाता है। याद रखिएगा 2.1 2.5 ऐसा नहीं होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलते जाएगा। जहाँ तक इंसान गिन सकता है ना, वहाँ तक प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अब इसी तरह से कह रहा है यहाँ पर कि n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जैसे n क्यों बोलता है जानते हैं? n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल का हिंदी होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक, इसीलिए उसको n बोल रहा है। तो n का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 है। अब आगे समझ। तो कह रहा है कि संख्या, बोल रहा है एक संख्या है जी, वो संख्या का नाम क्या है? 6 की घात n। अब ये जो संख्या है 6 की घात n, क्या 0 पर समाप्त हो सकती है? तो चेक करना पड़ेगा। तो आप ही सोचिए दोस्तों,
6 की घात n है तो n के जगह पर क्या क्या लिखा सकता है, 1 लिखा सकता है। तो 6 की घात 1 का मतलब 6, 6 की घात 2 भी लिखा सकता है, उसको गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। 6 की घात 3 भी लिखा सकता है, 6 की घात 4, 6 की घात 5, 6 की घात 10 भी लिखा सकता है। तो आप जब इतना गुना करते जाओगे यानी कि 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि 216 आ जाएगा। तो आप लास्ट में क्या देख रहे हो, 6 पर ये समाप्त हो रही है, ना कि शून्य पर। आपसे क्या पूछ रहा था, क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकती है? तो आप क्लियरली देख रहे हो कि शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ये 6 पर समाप्त हो रही है। तो हम बोलेंगे कि भाई नहीं हो रहा है, ये 6 पर शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। शून्य पर समाप्त कब हो सकता है? आपको बोलना होगा, लिखना होगा कि शून्य पर समाप्त तभी हो सकती है जब कोई भी आप जैसे संख्या दे रहे हो ना, 6 की घात n है, हम 6 को जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा। तो तभी हो सकती है जब उसके अंदर 2 गुना 5 हो, तभी हो सकता है। उसके अंदर 2 गुना 5 होना चाहिए। कौन कौन हो सकता है? जैसे 10 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, या और भी क्या 150 होगा? 150, हाँ 150 भी हो जाएगा। ये सब ऐसा संख्या होना चाहिए तभी जाकर के वो शून्य पर समाप्त होगा। ये मैंने क्या लिखा है जानते हैं? 20 क्यों लिखा है? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड हम जब कर देंगे तो इसके अंदर आप देख रहे हैं क्लियरली कि 2 गुना 5 उपलब्ध है। जैसे अभी मैंने बात किया 150, तो इसके अंदर भी 2 गुना 5 है कहीं ना कहीं। क्या है? 2 गुना 5 कहीं ना कहीं है, यहाँ देख रहे हैं आप क्लियरली। तो सिंपल सा बात यह है कि 2 गुना 5 होना चाहिए, तभी वो शून्य पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि भाई नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अंदर संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर 2 गुना 3 आ रहा है। ठीक है, 2 गुना 3 आ रहा है, 2 गुना 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। और ये ऐसा सवाल पूछेगा भी नहीं आपसे। चलिए आगे देखते हैं, ये सिर्फ ज्ञान के लिए था। अगला सवाल 6वां नंबर क्या कह रहा है? 6वां नंबर हो गया ना। 6वां नंबर में कहता क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। इसी तरह से और भी लंबा चौड़ा सवाल दिया गया है, डरा रहा है, जो कि बेहद आसान सा चीज़ है। यानी कि 2 तरह के संख्या दिए गए हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर संख्या दिया गया था ना, उसी तरह से संख्याओं का ये क्या किया है, अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। अभाज्य गुणनखंड जैसा कुछ मतलब खोल दिया है। बोल रहा है कि आपसे भाज्य संख्या है। देखिए ध्यान दीजिए, भाज्य का बात कर रहा है। हम लोग जितना अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है, अभाज्य है। अभी बात आया भाज्य क्या। ये भाजी मत समझिए, ठीक है, भाजी पकौड़ी मत समझिए। देखिए भाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसकी कम से कम 3 गुणनखंड होती है। कितनी गुणनखंड होती है? 3 गुणनखंड होती है कम से कम। 4, 5, 6 गुणनखंड, 10 गुणनखंड हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड तो होना ही चाहिए। जैसे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जिसकी गुणनखंड सिर्फ 2 गुणनखंड होती है, सिर्फ 2, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसी तरह से भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसकी कम से कम 3 गुणनखंड हो। जैसे भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 होगी। 4 भाज्य संख्या क्यों है जानते हैं? क्योंकि ये 1 से विभाजित हो जाएगा 4 बार में, 2 से भी विभाजित हो जाएगा 2 बार में, और खुद की संख्या यानी कि 4 से विभाजित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 गुणनखंड हो गया ना, 6 है उसके बाद। 6 क्यों है? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, क्योंकि इसका 4 गुणनखंड है। समझ में आ गया? तो भाज्य संख्या जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15 भी हो जाएगा।
तो ये सब हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, जिसका लिख दीजिए, जिसका कम से कम 3 गुणनखंड, कॉपी में लिख लीजिए एक जगह, याद रहेगा, हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब सवाल पर आ जाते हैं। 6वां नंबर का हेडिंग यहाँ से लगाते हैं। 6वां नंबर में पहला तो बोल रहा है कि 7 गुना 13 जोड़ 13, यही ना सवाल है जी। पहले इसको आप बताइए कि क्या ये भाज्य संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि 13 और 13 इधर उभयनिष्ठ है, उसको बाहर निकाल लेते हैं उभयनिष्ठ। यहाँ आप क्या लिखेंगे, 7 गुना 11 लिखेंगे। 13 अब नहीं लिखना होगा क्योंकि आपने बाहर उसको निकाल दिया है। अब जोड़ 1 लिखना होगा। 1 क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये संतुलित रहे। 13 से हम वापस से 1 में गुना करेंगे तो वापस से ये क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। ब्रैकेट जब लगाते हैं तो 13 से जब इसमें गुना करेंगे तो वापस से 13 इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जोड़ दिए हैं, 13 से 1 में गुना करेंगे तो वापस से ये 13 आ जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये ब्रैकेट में लिखा गया है और ये ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये 13 को उभयनिष्ठ निकाला गया है। अब क्या करें, 7 से 11 में गुना करेंगे 77 हो जाएगा ना, जोड़ 1। अब जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये 78 हो जाएगा। 13 तो अभाज्य संख्या होता है जी, लेकिन 78 नहीं होता है। अब चेक करना है कि 78 में क्या मैटर है, तो ये चेक होगा यहाँ से। 2 से 3 बार में हो जाएगा और इधर 9 बार में, 3 एकम, अब 13 से 1 बार में। तो मैंने क्या देखा कि 13 गुना, इसके बीच में क्या है, ये गुना ही है। 2 गुना 3 गुना 13। अब यहाँ आप देख रहे हो कि 13 2 बार है, तो आप क्या करो कि 13 की घात 2 गुना 3 और गुना 1 भी होगा, क्योंकि 1 हमने यहाँ लिखा नहीं था, लेकिन लिख दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ कि 13, 2, 3, 1 सारे के सारे ये चारों संख्या अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पर 4 गुणनखंड है, इसीलिए ये भाज्य संख्या कहलाएगा। यह भाज्य है, क्या है, यह भाज्य संख्या है। इसके बाद लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड, इसका 4 गुणनखंड है। ठीक है, बस काम खत्म हुआ। अब इसी में एक और, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। कहता है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, क्या ये भाज्य संख्या है, बता दीजिए। तो 5 और 5 देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ हम निकाल सकते हैं। अब इधर 5 आपको नहीं लिखना होगा क्योंकि आपने बाहर निकाल के यूज कर लिया उसे। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे तभी जाके संतुलित होगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए। सबसे छोटी संख्या को गुना करते हैं, आसान होगा। 12 गुना 2 24, ये हमारा 42 हो गया और इधर 24 हो गया। समझ में आया। इसको गुना किए तो 42 और इसको गुना किए तो 24 और जोड़ 1, इसको गुना करते हैं। 42 गुना 24, 4 दूनी के 8 16, 2 दूनी के 4 और 2 8, 1008 आ गया और 1008 को 1 में जोड़ देंगे अब, तो ये हमारा हो गया 1009। तो 1009 एक अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। याद रहे, हमको मालूम है इसलिए आपको बता दिए। यानी कि ये सिर्फ 1 से और खुद की संख्या 1009 से ही सिर्फ विभाजित होगा। तब भी यहाँ तो 3 गुणनखंड आ चुका है दोस्तों, तो 3 गुणनखंड आ गया तो यह भाज्य संख्या है।
इसका 3 गुणनखंड है। काम खत्म। इसलिए ये भाज्य संख्या है। अगला सवाल 7वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए फटाफट। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। देखिए 7वां नंबर में एक वृत्ताकार पथ है, इसके बीच में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जो खेलने का इच्छा हो खेलता है। लेकिन यहाँ बात क्या किया जा रहा है कि इसके चारों ओर एक वृत्ताकार यानी कि गोल रोड है, पथ है, जिसमें लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 कैरेक्टर है, 2 आदमी है। पहला का नाम है सोनिया और दूसरा का नाम है रवि। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में, यानी कि वो यहाँ से शुरुआत कर रही है, उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लगता है और रवि को 12 मिनट का टाइम लगता है। तो साफ पता चल रहा है रवि तेज चलता है सोनिया से। क्लियर है। हमें यहाँ पर बताना है कि वो दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ चलना शुरू करते हैं तो क्या वो लोग दोनों साथ साथ चलेंगे? आप ही सोचिए, क्या वो लोग दोनों साथ साथ चल पाएंगे? जो डेटा दिया गया है उसके अनुसार नहीं चल पाएंगे वो लोग साथ साथ। अगर सोनिया यहाँ चलेगी मान लीजिए, तो रवि तब यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि रवि तेज चलता है सोनिया से, इसीलिए। तो उसी तरह से वो चलते जाएगा तो पुनः कब मिलेगा, यानी कि पीछे से धप्पा, सोनिया को पीछे से धप्पा मारेगा कब? रवि। जैसे ये रवि है मान लीजिए और ये सोनिया चल रही है, तेज ना चल रहा है, तो ये दोनों कब मिलेगा वापस से, तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना होगा। क्या करना होगा? एलसीएम निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो 18 और 20, 12 का, 18 और 12 का 2 गुना 3 की घात 2 और 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 4 तिया 12 हो जाएगा। हाँ सही है। तो 2 की घात 2 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि 2 ऊपर नीचे भी है, 3 ऊपर नीचे भी है। और जैसा कि हमने बताया आपको एलसीएम में क्या होता है, जिसकी ज़्यादा घात होती है उसे लेते हैं। ये 4 है, 4 और ये क्या है 9। 36 मिनट में क्या होगा? 36 मिनट्स में, इंग्लिश में हम लिख दिया, आप हिंदी में लिख दीजिएगा, वो दोनों वापस से मिलेंगे। ऐसे समझिए, सोनिया है ना जी और एक रवि है, एक राउंड लगा रहा है तो इसको टाइम लग रहा है 18 मिनट का, इसको 12 मिनट का। दूसरा राउंड में क्या होगा? सोचिए दूसरा राउंड में क्या होगा? 18 + 18, इसका 12 + 12 क्या हो जाएगा? 24 और इसका 36। समझिएगा ध्यान से। फिर से ये 24 था, अब 24 + 12 यानी कि तीसरा राउंड में 24 + 12 क्या होता है? 36 होता है। तो 36 और ये 36, यानी कि ये दूसरा राउंड ही कंप्लीट करी थी और ये तीसरा राउंड में पकड़ लेगा। ठीक है, यानी कि दोनों आपस में प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। क्लियर है। चलिए फिर आगे मिलते हैं दोस्तों। अब प्रश्नावली 1.3 में हम लोग मिलेंगे। ठीक है।